की बात करते हैं तो भारत का संवैधानिक विकास किस प्रकार से हुआ। तो भारत का संवैधानिक विकास, देखिए भारत का संवैधानिक विकास की अगर हम बात करेंगे तो ये शुरू होता है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से भारत का संवैधानिक विकास शुरू होता है। पहले हमको समझना पड़ेगा कि ये एक्ट भाई क्या कहता है। 1773 का एक्ट, तो जब हम बात करें 1773 के एक्ट की तो इसे कहा जाता है रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट, ये जो रेगुलेटिंग एक्ट है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। देखिए जब भी हम किसी एक्ट को पढ़ेंगे तो आपको प्रावधान तो पढ़ना ही है कि भाई प्रावधान क्या थे, लेकिन प्रावधान के साथ में आपको पता होना चाहिए कि इस समय भारत की पृष्ठभूमि क्या थी, भारत में क्या स्थिति थी, किस कारण से इस एक्ट को लाया गया था। देखिए आप सभी को पता होगा कि 1765 में बंगाल पे क्लाइव के द्वारा द्वैत शासन लाया गया। इस द्वैत शासन के तहत हम जानते हैं कि बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार बढ़ गया, और भ्रष्टाचार बहुत सारा बढ़ जाने की वजह से, क्योंकि भ्रष्टाचार भारत में हो रहा है तो कंपनी को जो मुनाफा मिलना चाहिए वो मुनाफा कंपनी को नहीं मिल रहा, बल्कि कंपनी के छोटे बड़े अधिकारियों को मिल रहा है। तो ऐसे में ब्रिटेन क्या कर रहा है, ब्रिटेन अब भारत पे कंट्रोल बनाना चाहता है। तो ब्रिटेन भारत पर कंट्रोल बनाना चाहता है तो ब्रिटेन को कंट्रोल करना पड़ेगा ईस्ट इंडिया कंपनी को, और ईस्ट इंडिया कंपनी पर कंट्रोल करने के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए इस रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को लाया गया। इतनी बात क्लियर हो गई। तो 1765 में क्लाइव के द्वारा बंगाल में द्वैत शासन लाया गया। द्वैत शासन लाया गया और इस द्वैत शासन के तहत अत्यधिक भ्रष्टाचार हुआ, और इसी भ्रष्टाचार के कारण कंपनी को अत्यधिक नुकसान हुआ, और कंपनी को अत्यधिक नुकसान होने के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटेन के ताज ने, मतलब ब्रिटेन के क्राउन ने कंट्रोल बनाने के लिए इस एक्ट को लेकर आया गया। ठीक, अब हम बात करें, ये हमारी पृष्ठभूमि। अब बात करेंगे हम इसी एक्ट के प्रावधानों की। इस एक्ट में लिखा क्या गया था कि भाई इस एक्ट के अंदर क्या चीजें आपको मिलती हैं। सबसे पहले आपको पता होगा कि अंग्रेज जो थे इनकी 3 प्रमुख प्रेसिडेंसी भारत में थी। पहली का नाम है बंगाल प्रेसिडेंसी, दूसरी थी मुंबई प्रेसिडेंसी, और तीसरी थी मद्रास प्रेसिडेंसी। ठीक है, देखो अंग्रेजों की प्रमुख कितनी प्रेसिडेंसी भारत में थी, तो 3। कौन कौन सी? पहली है बंगाल प्रेसिडेंसी, मुंबई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी। और इन सभी प्रेसिडेंसी के जो हेड थे उनको गवर्नर कहा जाता था। तो इनका नाम क्या है? गवर्नर। ठीक, इतनी बात समझ में आई। बंगाल प्रेसिडेंसी के गवर्नर को गवर्नर, मुंबई प्रेसिडेंसी के गवर्नर को गवर्नर, और मद्रास प्रेसिडेंसी के भी प्रमुख को गवर्नर ही कहा जाता था। अब क्या हुआ, देखिए यहां से आपको बात समझनी है। ब्रिटेन में कौन बैठा है? ब्रिटेन में बैठा है क्राउन, और ये जो ब्रिटेन का क्राउन है ये क्या करना चाहता है? ये चाहता है भारत पर कंट्रोल, और भारत पर कंट्रोल करने के लिए इसे किस चीज को कंट्रोल करना पड़ेगा? तो वो होगी ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी पर भी कंट्रोल करने के लिए क्या अलग अलग, देखिए अब ब्रिटेन की कंडीशन यही कि अगर ब्रिटेन की महारानी जो है वो बंगाल प्रेसिडेंसी को कंट्रोल करती है तो उनके हाथ से मुंबई और मद्रास बाहर निकल जाती है। अगर वो मुंबई को कंट्रोल करती हैं तो उनके हाथ से बंगाल और मद्रास निकल जाता है, और अगर वो मद्रास को कंट्रोल करती हैं तो बंगाल और मुंबई उनके हाथ से निकल जाता है। तो ऐसे में उनके पास कंडीशन ये है कि उनको तीनों को साथ में कंट्रोल करना है,
और तीनों को साथ में कंट्रोल करने के लिए तीनों को साथ में कैसे कंट्रोल किया जाए, इस कारण से इस एक्ट का पहला प्रावधान ये आता है कि अब से मुंबई और मद्रास दोनों प्रेसिडेंस जो हैं वह बंगाल प्रेसिडेंस के अधीन हो जाएंगे और महारानी डायरेक्ट बंगाल पर कंट्रोल करेंगी। ठीक, ये बात आसान हो गई। जैसे कि समझिए आपने अपने स्कूल में देखा होगा, जब आपके टीचर्स जो होते हैं वो क्लासरूम पे बैठे रहते हैं, है ना, और मान लीजिए उनको कुछ बहुत ज़्यादा अर्जेंट कुछ काम आ जाए और उनको बाहर जाना पड़े और वो क्लास खाली छोड़ भी नहीं सकते, तो वो क्या करते हैं, क्लास पे एक मॉनिटर को खड़ा कर देते हैं कि भाई जब तक हम यहाँ नहीं रहेंगे तब तक आप यहाँ पे व्यवस्था को देख लीजिएगा। ठीक, तो क्या होता है, टीचर के ना रहते हुए भी टीचर का पूरा कंट्रोल जो है क्लासरूम पर रहता है। वैसे ही ब्रिटेन की महारानी के इंडिया में ना रहते हुए भी बंगाल प्रेसिडेंसी के तहत वो मुंबई और मद्रास दोनों को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसके तहत पहला प्रावधान समझ में आता है कि बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी हो जाएंगे। मुंबई प्लस मद्रास प्रेसिडेंसी। ठीक, अब क्योंकि हमने पढ़ा कि इन तीनों के प्रमुखों को गवर्नर कहा जाता था, तो अगर बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन मुंबई और मद्रास दोनों हैं, लेकिन क्योंकि तीनों के पद बराबर है, तीनों के पद गवर्नर 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 के हैं, तो क्या कोई पहला गवर्नर दूसरे गवर्नर की बात सुनेगा? क्या उसके आदेशों का पालन करेगा? तो ये बात उसकी खुद की इच्छा शक्ति पर निर्भर करती है कि उसे पालन करना है कि नहीं करना। इस कारण से ब्रिटेन की सरकार के द्वारा इस एक्ट में ये कहा गया कि बंगाल का जो गवर्नर है आज के बाद गवर्नर जनरल कहलाएगा। तो यहीं से बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा गया। ठीक, यहीं से बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा गया, जिस कारण से इस व्यक्ति की बात को ये दोनों प्रेसिडेंट्स के गवर्नर समझ सके और स्वीकार सके। ठीक, तो ये पहला प्रावधान आपको समझ में आ चुका है। दूसरा प्रावधान, बंगाल के गवर्नर जनरल, अब हमने पहले देखा बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहेंगे, तो अब बंगाल के गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। 4 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल की मदद के लिए 4 लोगों की एक कमेटी बनाई गई कि अब जो भी निर्णय होगा उसमें सहायता जो है ये 4 सदस्यों की कमेटी बंगाल के गवर्नर जनरल की करने वाली है। एक और प्रावधान यहां पर सामने आता है जिसे कहा गया कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट का निर्माण किया जाएगा। तो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट के निर्माण की बात इस अधिनियम में की गई। हालांकि 1773 में सुप्रीम कोर्ट का निर्माण नहीं हुआ कलकत्ता में, यह हुआ 1774 में। सुप्रीम कोर्ट के निर्माण की बात कहां पर की गई? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में की गई। और एक चीज और, ये जो कोर्ट है ये सुप्रीम कोर्ट नहीं है, ये बात बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है। ठीक, ये सिर्फ नाम सुप्रीम कोर्ट है। ये जो कोर्ट था इसको अधिकार आज के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के हिसाब से ही मिले हुए थे, ना कि भारत के सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से। केवल इसका नाम सुप्रीम कोर्ट रखा गया था उस समय में। तो भारत में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात किस एक्ट के तहत की गई? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत की गई। यहां तक बात समझ में आई। एक और क्वेश्चन बन सकता है कि भारत में न्यायपालिका की पहली बार बात किस एक्ट के तहत की गई? तो भी 1773 इसका सही आंसर होगा। तीसरा एक और प्रावधान कहता है कि कंपनी के अब जो भी अधिकारी होंगे इन सभी को उपहार लेने की मनाही होगी। मतलब अब ये किसी प्रकार का उपहार नहीं ले सकते,
क्योंकि आपको पता है भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा बढ़ रहा था और कहीं ना कहीं इस भ्रष्टाचार का जो सीधा संबंध है वो इन्हीं उपहारों के तहत था। तो इस कारण से हमने देखा कि कंपनी में अधिकारियों को उपहार लेने के लिए मना कर दिया गया। ये 3 जो है मुख्य प्रावधान इस एक्ट के थे। अच्छा, बंगाल के प्रमुख पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड वॉरेन हास्टिंग थे। तो लॉर्ड वॉरेन हास्टिंग जो है यह बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। इसके साथ में जब हम बात कर रहे थे कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट के, तो इसके पहले जज थे एलिजा इम्पे। इस प्रकार से हमारा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट समाप्त होता है। इसमें 3 शब्द आपको और याद रखने हैं। पहला है 18 मई। 18 मई सन 1773 को रेगुलेटिंग एक्ट को प्रस्तुत किया गया था। वहीं इसके बाद 10 जून को इस एक्ट को लागू किया गया। 1774 के दिन 1774 में हम जानते हैं कि कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दी गई। तो ये हमारा पहला संवैधानिक विकास का 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट यहां पर समाप्त होता है। इसके बाद हम अगले एक्ट को पढ़ने वाले हैं।